जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, मेरे सभी नन्हे मुन्ने साथियों का, मेरे प्यारे बच्चों का, आपके अपने नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में। बिहार आर्ट्स विद्याकुल परिवार आपके लिए यह जबरदस्त कंटेंट लेके आया है और मैं आत्मा सिंह आपको इसको आराम से इजी वे में बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरे साथियों, मैंने आपको बताया इसके पहले एक इसकी वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, आप उसको देखिएगा, फिर इसके बाद इसको देखिएगा और जहां तक हो सके अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इनको इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा। और जो भी मेरे मित्र हैं, अगर अभी तक बिहार आर्ट्स विद्याकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखो बाबू, अभी नहीं तो कभी नहीं, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और यहां पर आपको एक जो बॉटम से लेके हायर तक का जो हमारा रास्ता है उसको तय करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग समझ लीजिएगा, आने वाले टाइम के नेक्स्ट टॉपर हो सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी विद्याकुल परिवार के साथ जुड़ करके, और उसमें मैं ज्योग्राफी आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक क्रियाएं, ये आज पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक यह समझ में नहीं आने वाला। देखिए, प्राथमिक क्रियाएं जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इससे आप लोग परिचित होते हैं। लेकिन कारण क्या है, आपको पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आजकल की जो सोसाइटी है, आजकल के जो लोग होते हैं ना, तो वो हायर की ओर जाने का प्रयास करते हैं, और अगर कुछ धरातल की बातों को जानते होते हैं तो उसको भूलने का प्रयास करते हैं। ये साइकोलॉजिकल होता है, दिखाने का, स्टैंडर्ड दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई हम तो शहर में रहते हैं, गांव को तो जानते नहीं, गांव कैसा होता है। जब ये बात उनके दिमाग में आ जाती है तब ये होता है हमें प्राथमिक क्रियाएं पढ़ना चाहिए। मेरे दोस्त, हमारे माता पिता या हमारे दादी दादा, नाना नानी, जो भी लोग गांव क्षेत्रों से बिलोंग करते थे या वहां पर रहते हैं, तो उन लोगों से पूछिए कि आपने एग्रीकल्चर किया, खेती किया? जी बिल्कुल किया। आपने मिट्टी खोदा? बिल्कुल खोदा। मतलब यही सारी चीजें आपके प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। मतलब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेरे दोस्त याद रखना, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है वो है प्राथमिक क्रियाएं। फिर सभी सेकेंडरी, टर्शियल, फोर्थ जितने भी हैं सब उसके बाद आते हैं। लेकिन प्राथमिक क्रिया अगर अनुपस्थित कर दो तो मेरे दोस्त रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो चाहे वो द्वितीयक सेक्टर हो, चाहे तृतीयक सेक्टर हो, चाहे चतुर्थ सेक्टर हो, सभी ध्वस्त पड़ जाएंगे। समझे? तो ये आपका आधारभूत है, इसको जानना जरूरी होगा। ये न्यू है, जैसे मकान बनाने के लिए न्यू भरना जरूरी है, उसके बाद तो ऊपर स्ट्रक्चर कुछ भी देते रहिए, है ना। इसी तरीके से आपका ये ज्योग्राफी में अगर हम क्रियाओं के विषय में पढ़ते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ में, तो उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका सबसे प्राथमिक क्रियाएं हो जाता है। बुझाइल? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं। आइए, आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे। देखिए, एग्रीकल्चर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर शामिल होती हैं, जिसमें से सबसे पहले आपका निर्वाह कृषि आ जाता है, फिर रोपण कृषि आ जाता है, फिर विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि आ जाता है, फिर उसके बाद मेरे दोस्त मिश्रित कृषि आ जाता है, फिर डेयरी कृषि आ जाता है, भूमध्य सागरीय एग्रीकल्चर आ जाता है, बाजार के लिए सब्जी खेती या उद्यान कृषि आ जाता है, और देखो आगे संगठन के आधार पर सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि भी सम्मिलित होती है। देखो यहां पर निर्वाह कृषि में आदिम कालीन निर्वाह कृषि एक होती है, यह शामिल होती है। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है जी, निर्वाह कृषि के अंतर्गत दिमाग में बैठा लीजिएगा, मैं समझाऊंगा। गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत पहला आता है चावल प्रधान कृषि और दूसरा होता है चावल रहित, है ना। एक चावल सहित और दूसरा चावल रहित। इनको बाबू मैं एक एक करके आपको समझाने चल रहा हूं, आप लोग तैयार हो जाइए। बिल्कुल सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देरी किए बिना आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाबू विश्वास रखिए, विद्याकुल विश्वास का ही नाम है, समझ गए?
आगे देखो, चलो सबसे पहले हम निर्वाह कृषि के विषय में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बाबू, निर्वाह कृषि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है। निर्वाह कृषि में दो तरह की कृषि है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपसे कि मैं निर्वाह कृषि के बारे में बताऊंगा। निर्वाह कृषि, अब निर्वाह कृषि में कितने फैक्टर है? दो फैक्टर। कौन कौन से बाबू? आदिम निर्वाह कृषि और दूसरा कौन सा आ गया? दूसरा कौन सा है? देखो, गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि। ओके बाबू, आदिम निर्वाह कृषि क्या है? मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आदिकाल में या प्राचीन काल जिसको बोलते हैं में लोग कृषि कैसे करते थे? लोग कृषि कैसे करते थे? ये आपसे एक प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सिंपल सा इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? आदिकाल या प्राचीन काल के जो लोग होते थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलन में था वो जैसे चलवासी कृषि हो गया, या स्थानांतरित कृषि हो गया। है ना? या इसी को दहन कृषि भी कहते हैं, दहन कृषि। ठीक है, या इसी को हम लोग झूम कृषि के नाम से अपने यहां जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंडिया में झूम कृषि कहते हैं। इसी को अगर मैक्सिको के क्षेत्र में जाते हैं, मैक्सिको के क्षेत्र में, तो इसको बोलते हैं मिल्पा। है ना? इस तरीके से ये एग्रीकल्चर होती है। होता क्या है इसमें मेरे दोस्त? ये लोग खेती करने के लिए जंगलों को नष्ट करते थे। थोड़ा सा, ज्यादा तो जरूरत होती नहीं थी, थोड़े से जंगल को नष्ट करते थे। इसके जंगल के मतलब पेड़ पौधों को काट देते थे, जला देते थे, फिर इसके बाद उसमें एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे। मॉडल क्या था? मॉडल पुराना मॉडल एकदम, मतलब लकड़ी का बना हुआ फाल या कुदाल का प्रयोग करते थे। है ना? उर्वरक, रासायनिक उर्वरक का उपयोग यहां पर होता नहीं था। जो राख, जो पेड़ पौधे जलाए गए, उसी राख को उर्वरक के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है, जो राख यहां पर जो जला हुआ है, राख पड़ा है, उसी का उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता था। इतनी बात क्लियर है एकदम? चलिए, फिर इसके बाद जब इससे इसका उत्पादन कम हो जाता था, उत्पादन क्या होता था? कम होने लगता था। है ना? तो इस जगह को छोड़कर यहां से ये माइग्रेट कर जाते, दूसरे स्थान पे जाए। अब यहां के पेड़ पौधों को काटे, जलाए, नष्ट किए, उसके बाद इन लोगों ने यहां पर एग्रीकल्चर किया। इसी तरह से तीसरे जगह पर गए, चौथी जगह पर गए। इसी को मेरे प्यारे बच्चे आदिम निर्वाह एग्रीकल्चर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बुझाइल? नहीं बुझाइल? बहुत बढ़िया, बुझाइल गए ना? बहुत अच्छे। अगर बुझाइल गए तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त। चलिएगा, और देखिए अगर कोई नया बच्चा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। अब हम गहन निर्वाह कृषि के बारे में बात करेंगे। क्या? गहन निर्वाह कृषि के बारे में। आइए बाबू, बात कर रहा हूं मैं आपसे गहन निर्वाह कृषि। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? ध्यान रखना सब लोग। गहन निर्वाह कृषि को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर एक, चावल सहित गहन निर्वाह कृषि।
ठीक है, और एक हो गया चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना यहां पर कि जो चावल सहित गहन निर्वाह कृषि है मेरे बाबू, उस पर गौर करना। नाम से ही क्लियर है कि यहां पर चावल को मुख्य रूप से फसल के रूप में माना जाता है, और यह चावल की जो कृषि है मेरे प्यारे बच्चे, वो सीजन कौन सा होता है भैया? ये जून और जुलाई में बोया जाता है, जुलाई में। इसका मतलब ये मानसून, भारत में खासकर मानसूनी जलवायु, या इसी को कह सकते हैं वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल होती है चावल। समझ गए? इसके अलावा और सारी खेती होती है, लेकिन यहां पर मुख्य फसल क्या होगी? आपके चावल हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब ये वर्षा ऋतु में है, टेम्परेचर क्या चाहिए? नॉर्मल सी बात है, इसको आराम से 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। और क्या चाहिए बाबू? इसको पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। समथिंग कितना सर? 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक नियर अबाउट आपको यहां पर बारिश देखने को मिलेगा। किसमें? जहां पर चावल सहित खेती होती है और चावल वहां की मुख्य फसल होगी। और मेरे प्यारे बच्चे इस बात को और समझ सकते हैं कैसे? जो मैदानी क्षेत्र है, खासकर इंडिया के लेवल में बात करूं तो मैदानी क्षेत्र में आप पंजाब से लेकर के, कहां से? पंजाब से लेकर के मेरे प्यारे बच्चे आप कहां तक जा सकते हैं? पश्चिम बंगाल तक चलिए। सर ये बात बुझाइल कम? अच्छा, तब तो दिक्कत है ना, नहीं बुझाइल तो बूझने के लिए हमें इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा। बनाए? चलो बना लेते हैं बाबू। एक छोटा सा मैप ड्रॉ करते हैं, आप लोग भी बनाइएगा भाई। ठीक है, बनाएंगे ना? बना लीजिएगा, कोशिश करिए, बन जाएगा। कोशिश करने से तो पत्थर से भी पानी निकाल लिया जाता है। समझ गए? आ जाओ, बन गया ना? टूटा फूटा जो भी बनना है बन गया। अब इसमें हमें समझना है मेन बात। क्या समझना है बाबू? समझना यह है सर, चावल वाला क्षेत्र बता दीजिए हमको। दे तालीब, आ जाओ समझो इसको। देखो चावल वाला एरिया मैं आपको बताने जा रहा हूं। चावल का एरिया बाबू, अब आप जानते हैं पानी की जरूरत है। यह है हमारी इंडस रिवर, ठीक है, और यहीं से हमारी चलती है ब्रह्मपुत्रा। मेरे प्यारे बच्चे गौर फरमाइएगा इसको। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। और ये आपकी कौन है? ये है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी से लेकर के कहां तक? ब्रह्मपुत्र के बीच में। इसी को तो कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, क्या बोलेंगे इसको? उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से ये जाना जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, सहायक नदियां, और 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स इसलिए बोला गया कि 3 महत्वपूर्ण नदियां जो हैं ये नदी तंत्र है, पूरा सिस्टम है। कोई एक रिवर नहीं है कि चलो सिंधु नदी मतलब एक नदी, नहीं, ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम है मेरे बच्चे। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इसी तरह गंगा रिवर सिस्टम है। अब देखो यहां से लेकर के मेरे प्यारे दोस्त यहां तक का पूरा एरिया उत्तर भारत का, ये आपका क्या बन जाएगा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। मानसून पर डिपेंड है। भारत की जलवायु पूछा जाता है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है ना, तो कई बार एग्जामों में पूछी जाती है, आप में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आप क्या बताएंगे? उष्ण कटिबंधीय, कैसी है?
उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बुझाइल? कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है इंडिया की। ठीक है जी। अब यहां पर देखो बहुत सारे नदियों का पानी, फिर इसके बाद मानसून। और मानसून कब आता है आपको पता है? केरल के तट से 1 जून को टकराएगा। और ये जो होता है ना, ये इन हवाओं को क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। और 15 जुलाई तक समथिंग ये पूरे भारत में फैल जाता है, या यहां तक पहुंच जाता है। कब तक? 15 जुलाई तक। बुझाइल? अब इसी बीच में धान की खेती बोई जाती है। मैंने बोला ना जून से जुलाई तक। तो बाबू मेरे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 150 से 200 सेंटीमीटर तक इसको वर्षा चाहिए। 43 जबरदस्त धान का उत्पादन लीजिए। और देखिएगा यहां पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करूंगा मैं, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में आप पंजाब को पाएंगे। पंजाब नंबर 1 में है। क्या? प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन। समझे? और अगर इसी बात को हम देखें और उत्तर प्रदेश में, बिहार में अपने, और हम पश्चिम बंगाल में देखें, तो मेरे बच्चे यहां जो बिहार का क्षेत्र है, यहां पर ये जो आपकी वो रिवर है, क्या कोसी रिवर, कोसी नदी की वजह से यहां पर खेती नष्ट बहुत हो जाती है। खेती नष्ट हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें इतना बाढ़ आता है, भयानक बाढ़ आती है। इसीलिए कोसी रिवर को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में सर खेती होती है धान की, यहां पर ऐसा नहीं है। धान की खेती होती है, बिहार में भी होती है, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की जो शोक हो जाती है मेरे प्यारे बच्चे, तो वो हो जाती है दामोदर रिवर। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? का शोक तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, ये कहा जाता है किसे? दामोदर रिवर को। ठीक है? दामोदर रिवर किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना ये हुगली की सहायक रिवर है। ओके, चलो बढ़िया है। अब तो याद हो जाएगा कि ये वाला क्षेत्र धान के लिए क्यों जाना जाता है। बिल्कुल आराम से याद हो जाना चाहिए आपको। और रटना मना है, मैंने पहले बताया। आपको समझ में आए तो ठीक, ना आए तो कमेंट में बताइएगा, फिर समझा दूंगा मैं, लेकिन रटना मना है। समझे? अच्छा सर, हमने सुना है कावेरी बेसिन में भी कुछ थोड़ा बहुत धान पाया जाता है क्या सर? जी बाबू, बिल्कुल पाया जाता है। कावेरी बेसिन में भी धान का उत्पादन होता है, और छत्तीसगढ़ बेसिन में भी होता है। यहां पर आप देखेंगे महानदी रिवर को। समझे? महानदी रिवर को देखेंगे तो यहां पर भी, लेकिन याद रहे ये ज्यादातर क्षेत्र सब मैदानी क्षेत्रों से जुड़े हैं और सब मानसून पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, यहां पर क्यों पाया जाता है? क्योंकि आते हुए मानसून से भी वर्षा यहां पर मिल जाती है, और रिटर्निंग मानसून से भी इसको वर्षा मिलती है। मतलब क्या? मतलब क्या कि आने का रास्ता भी है और जाने का रास्ता भी है। कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे मूवी में आपने सुना होगा, जो विलन होता है वो कहता है, बाबू हमारे धंधे में आने का रास्ता तो है, लेकिन जाने का नहीं। जाने का मतलब सीधा मौत होगा, लेकिन हमारे धंधे में जो ये हम कर रहे हैं, यहां आने और जाने का दोनों रास्ता है। ये कावेरी बेसिन में 3 आइलैंड्स हैं, 3 महत्वपूर्ण आइलैंड, जिनमें आप पढ़ेंगे श्रीरंगम। क्या पढ़ेंगे जी? श्रीरंगम, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, याद रहेगा। और तीसरा है श्रीशैलम। इसीलिए दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का धान का कटोरा। नोट कर लेना, गड़बड़ नहीं करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बबुआ कर लो, समझे? कर लेना बाबू, है ना। बिहार आर्ट्स विद्याकुल आपको
जबरदस्त कंटेंट दे रहा है। और मैंने क्या कहा, बिहार आर्ट्स विद्याकुल मतलब विश्वास, और उस विश्वास के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया गहन धान वाला, क्योंकि यहां धान इंपॉर्टेंट है। अब सर एक तो और आप कुछ बोले थे, हाँ बोला था ना, क्या? चावल सहित तो आप समझ लिए, चावल रहित वाला समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। चावल रहित, यहां पर चावल का उत्पादन नहीं होता, यूं समझ लो, चावल का उत्पादन नहीं होता। इसके अलावा यहां पर विभिन्न कृषियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की एग्रीकल्चर होती है, लेकिन यहां पर चावल की खेती नहीं होती, विभिन्न प्रकार की। समझ गए? होती है, चावल का उत्पादन नहीं। बस इतना सा अंतर है। जहां चावल का उत्पादन ना हो उसको आप क्या बोलेंगे, चावल रहित, और जहां पर चावल का उत्पादन हो उसको क्या बोलेंगे, चावल सहित। चलो अब आगे बढ़े, ये तो समझा दिया आपको। यहां पर आज, अरे कहां गया, अच्छा दूसरा आ गया रोपड़ एग्रीकल्चर, रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि को समझना है आपको। अब रोपड़ एग्रीकल्चर के अंतर्गत अगर मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चे, तो रोपड़ कृषि में आप देखेंगे इसमें जैसे आप लोग बात करते हैं गन्ना, चाय, कॉफी, रबर, जूट, कर लीजिए, नहीं नहीं छोड़िए, धान कर लीजिए। अब धान को लेकर एक बड़ा सस्पेंस आएगा आपके सामने, सर ये भी रोपाई की, हाँ देखा तो हमने रोपाई करते हुए ही देखा है, लेकिन बाबू याद रखिएगा हमेशा, ये मतगोइयां वाला काम है इसका। रोपाई भी हो सकता है इसका, और इसके बुआई भी हो सकती है। बुआई और रोपाई दोनों होता है। लेकिन जो और यहां पर आप देख रहे हैं, गन्ना, चाय, कॉफी, रबर, इनको केवल रोपाई ही की जा सकती है, और ये होती हैं ज्यादातर वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक होते हैं ये, क्या होते हैं जी, वाणिज्यिक होते हैं, या कह सकते हैं व्यापारिक होते हैं, ये व्यापारिक होते हैं। बुझाइल, मतलब मार्केट चाहिए सीधा सा, है ना। अब गन्ना को अपने घर में रख के क्या करेंगे, है ना, मार्केट भेजेंगे, चीनी मिल भेजेंगे। चाय को कितना चाय पिएंगे आप बताओ, असम का आदमी कितना चाय पिएगा, चाय पी के रहेगा खाओ, बताओ। अरे अपने मतलब पर थोड़ा बहुत रख लिया, इसके बाद एक्सपोर्ट कर दिया, है ना। कॉफी क्या करेंगे, कर्नाटक के लोग केवल कॉफी पीते हैं बस। रबड़ का क्या करेंगे, रबड़ की रोड बनाएंगे केरल के लोग। हाँ याद रखना, ये बोल क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि यूपी में काबा, यूपी में गन्ना बाबू, समझे। और ये होता कहां है, तराई क्षेत्र में। अब सर तराई क्षेत्र क्या है, अरे मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी अगर कंफ्यूजन रह गया तो बताना कठिन हो जाएगा आपके लिए। बताता हूं तराई क्षेत्र, वेट। चाय, चाय असम आ जाओ, कहां, असम। और कहां चलेंगे, और दार्जिलिंग चलेंगे हम लोग। कहां चलेंगे, दार्जिलिंग चलेंगे, चलेंगे ना। दार्जिलिंग कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल। ओके बहुत बढ़िया, चाय हो गया। कॉफी के लिए कहां चले हम, कॉफी के लिए सर कर्नाटक चलते हैं। ओके बाबू। रबड़ के लिए कहां चले, केरल चलते हैं सर। मेरे प्यारे बच्चे, ये अपने अपने जगह पर ये प्रथम स्थान पे हैं सर। केरल रबड़ के उत्पादन में, कॉफी कर्नाटक, गन्ना यूपी, चाय असम, फिर दार्जिलिंग। बुझाइल। अब देखो मैं इस हर जितनी भी एग्रीकल्चर आपके सामने है, सबके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। फिर से एक मैप बनाओ, फिर से एक मैप बनाओ आप लोग। थोड़ा सा
गड़बड़ तो नहीं हुआ, चलो गड़बड़ नहीं हुआ, समझ लेना है ना। चलो आ जाओ। अब इसमें देखो फिर से एक बार इंडिया में, अब मैंने आपसे अभी अभी चर्चा में क्या शामिल किया इसमें कि सबसे पहले गन्ना, और गन्ना कहां पाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, वो भी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। तो सर यूपी का भी एक मैप बनाइए ना। ठीक है बबुआ, अरे आप लोगों का डिमांड है तो मैं बनाऊंगा, तो है मेरे बच्चे, क्या करूं, मजबूर हूं। मेरे प्यारे बच्चों का अगर कोई डिमांड है, अगर मैं पूरा नहीं करता तो कैसे होगा। ये आपका यूपी हो गया, समझ गए, ये बिल्कुल चंद्रयान की तरह बन गया, देखो ना जी, ये यूपी है। ये यहां पर क्या है सर? यहां पर सहारनपुर है, सहारनपुर। सर यहां पर अपना बलिया है, समझे। और यहां पर क्या है? यहां पर सर सोनभद्र है, बुझाइल। यहां पर क्या है सर? यहां पर ललितपुर है। फिर इधर बांदा, चित्रकूट, ये सब कुछ है, हमें इससे लेना देना नहीं है भाई। यूपी में क्या हो रहा है हमें क्या करना है ना, हमें तो अपने बिहार से मतलब है ना। थोड़ा पी लें पानी। चलो बाबू बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखने का प्रयास करिएगा, जो ये वाला एरिया है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेकर ये महाराजगंज गोरखपुर का जो क्षेत्र है, ये पूरा यहां से, तो ये पूरे एरिया जो है ना उत्तराखंड से लगा हुआ है। इसके ऊपर यूके है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, उत्तराखंड इसके ऊपर लगा है। ठीक है, उत्तराखंड से नदी जैसे नीचे उतरती है ना, उसके बाद जैसे यूपी में प्रवेश होता है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र कहलाता है, बुझाइल। चलो बहुत बढ़िया। और यहीं पर सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। क्या होता है? गन्ना का उत्पादन होता है। ओके, अब गन्ना के बाद मेरे बाबू फिर बात किस पे आ जाती है? जूट पर। जूट सबसे ज्यादा कहां होता है? वेस्ट बंगाल में होता है जूट, समझे, और बांग्लादेश में होता है। चाय की बात आ जाएगी तो चाय की बात कहां करेंगे? असम में। जहां की भूमि सम ना हो उसी को कहते हैं असम। और दार्जिलिंग में हो जाएगा, दार्जिलिंग यहां पर पड़ेगा। दार्जिलिंग मैप बना लीजिएगा, मैपिंग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी, मैपिंग कर लेना। फिर इसके बाद बात आ गई कर्नाटका की। कर्नाटका में क्या है सर? कर्नाटका में यहां पर पाई जाती है कॉफी, कॉफी पाई जाती है। और कॉफी बंदरगाह है यहां पर एक, जिसका नाम है न्यू मैंगलोर। क्या बोलते हैं इसको? न्यू मैंगलोर कहते हैं, याद रखना इसको क्या बोलेंगे? कॉफी बंदरगाह। ओके चलो, अब इसके बाद सॉरी, और इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके नीचे ये केरला का क्षेत्र है। किसका? केरला का। केरला में क्या मिलेगा सर? यहां पर मिलेगा बाबू रबर, रबर मिलेगा। ठीक है, अब देखो चाय हो, जूट हो और या रबर हो, ये उष्ण कटिबंध की फसल है, याद रखना, उष्ण कटिबंध की फसल है, कटिबंध की। और उष्ण कटिबंध कहां तक मिलेगा इनको? 0 डिग्री से लेकर के, ध्यान रखना बाबू, ये उष्ण कटिबंध की फसलें हैं, ये 0 डिग्री है और ये 23.5 है कर्क रेखा, और ये कितना है? 23.5 मकर रेखा है। इसके बीच का एरिया उष्ण कटिबंध होता है। तो बबुआ मेरे, जब यहां से कर्क रेखा जाती है, बीचों बीच से यहां से कर्क रेखा जाती है, तो इसके नीचे का जितना भी भाग होगा क्या होगा? उष्ण कटिबंध का होगा। तो अब बुझाया गया कि नहीं आपको? क्योंकि इसको भी वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक चाहिए, और इस बारिश में यही इसका उत्पादन होता है। चाय की जो फसल होती है वो पता है कहां होती है? पहाड़ों की ढलानों पर होता है। चाय की फसल पहाड़ों की ढलानों पर होता है। क्यों सर? इसलिए पहाड़ों की ढलान पे होता है क्योंकि इनकी जड़ों पर पानी नहीं रुकना चाहिए, और पानी भी इनको 200 से 250 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब चाहिए भी और रुकना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इनकी जड़ों पर पानी रुक गया तो ये सड़ जाते हैं और सड़कर नष्ट हो जाते हैं, समझ गए। और मिट्टी कौन होगी सर?
लेटेराइट होगी ना बाबू भाई। लेटेराइट मिट्टी जहां पाई जाती है वहां पर वर्षा ज्यादा होती है, और लेटेराइट मिट्टी पाई कहां जाती है? ज्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। डन, यस। आगे चलिए, आगे बढ़ाऊं, आगे बताते हैं। चलो आ जाओ यहां पर। तो ये हो गया रोपड़ कृषि की कहानी अभी तक की आपकी। अब विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, एक पॉइंट है आपका विस्तृत, क्या है? विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसको नोट कर लेना सभी लोग, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। अनाज कृषि, अब इसके बारे में बात करेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है जी। नाम से क्लियर है एकदम? कुछ बताना है मुझे इसमें? जान रहे हो, जब कहा गया कि ऐसा अनाज का उत्पादन किया जाना चाहिए जो कि व्यापार के लिए हो, वाणिज्य के लिए हो, जिसको एक्सपोर्ट करना हो, समझ गए? जिसको दूसरे देश भेजना हो या दूसरे क्षेत्रों में भेजना हो, ऐसे एग्रीकल्चर करना है। जैसे जिसमें आप लोग देखें, धान हो गया, गेहूं हो गया, सब खाने में ही नहीं उपयोग होता है, समझ गए? चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब फसलें जो होती हैं पूरा खाने में ही नहीं चली जाती हैं कि अपने परिवार में ही पूरा खपत हो जाता है। इसको कुछ अपने लिए रख लिया जाता है, इसके बाद जाओ 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 पैसा मिलेगा, है कि नहीं? भेज दो इसको, बेच दो इसको। धान, गेहूं, चना, सरसों इत्यादि जितना भी है ना, मक्का वक्का, ये सब, मक्का, ये सब कुछ एक्सपोर्ट कर, ऐसे अनाज को ही विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कहता है। बुझाइल? आगे आ जाओ, इसमें और कोई खास नहीं है। हाँ, एक पॉइंट यहां पर आपका आ गया मिश्रित एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, मिश्रित एग्रीकल्चर के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मिश्रित एग्रीकल्चर, मिश्रित कृषि, बाबू ध्यान देना, मध्यम प्रकार का खेत होता है। मान लिया मैंने, ये मध्यम प्रकार का खेत, ना बहुत छोटा है ना तो बहुत बड़ा है, यह मध्यम प्रकार का खेत है। इस खेत में कोई ऐसी फसल बोई जाए जिसमें से अनाज भी उत्पादित हो, क्या? अनाज का भी उत्पादन हो, और अनाज के साथ साथ पशुओं के लिए चारा का भी उत्पादन हो। ऐसी एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। सर बताइए ना इसके बारे में थोड़ा सा। जी बाबू बताता हूं। जैसे बाजरा, बाजरा से अनाज मिला, चारा भी मिला जानवरों के लिए। ज्वार, अनाज मिला, चारा भी मिला। गेहूं, गेहूं से क्या हुआ? गेहूं से आपको अनाज मिला, भूसा मिला जानवरों के लिए। धान, धान से अनाज मिला, पुआल मिला जानवरों के लिए। ठीक, इस तरह से जो जैसे मक्का हो गया, मक्का अनाज मिला और उससे जानवरों के लिए चारा भी मिला। मतलब अगर कहूं मैं कि मिश्रित एग्रीकल्चर जो है, मिश्रित कृषि जो मिक्स्ड एग्रीकल्चर है, वो उसका जो मेन फोकस होता है ना, वो चारा में होता है। चारा में, दिमाग में बैठा लेना, छप जाएगा एकदम से। और ये सब कहां मिलेगा आपको पता है? ये सब ज्यादातर मिलते हैं जैसे प्रेरी घास का मैदान है, बास्केट, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। प्रेरी घास का मैदान है कहां पर? ये मेरे बाबू याद रखना, ये पड़ेगा आपको यूएसए में, या इसको सीधा सीधा कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में पड़ेगा। कहां पड़ेगा सर? नॉर्थ अमेरिका। ओके, इसके बाद दूसरा स्टेपी घास का मैदान है। स्पेटी लिख दिया क्या? स्टेपी।
घास का मैदान। ये कहां पर पड़ेगा? ये यूरेशिया में पड़ता है। इसी तरह के जितने भी ये घास के मैदान होते हैं वहां पर गेहूं का उत्पादन बेहतर होता है और वहां पर मिक्स्ड एग्रीकल्चर बहुतायत में की जाती है। और मैंने कहा क्या, फोकस्ड किस पे रहेगा कि अनाज भी मिले, पशुओं के लिए चारा भी मिले। इसी वजह से यहां पर पशुपालन किया जाता है। पशुपालन, है ना, सुअर पालन, भेड़ पालन, कुक्कुट, कुक्कुट जानते हैं? नहीं जानते हैं? खाते होंगे, सब जानते होंगे। कुक्कुट पालन, सब ये चीजें की जाती हैं। बुझाइल? चलो, मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये मिश्रित एग्रीकल्चर हो गया आपका, मतलब खेत में ऐसी फसल बोई जाए जिसमें जानवरों के लिए और मनुष्य के लिए, दोनों के लिए बेहतर चीजें उत्पादित हों और जो खासकर चारा को फोकस्ड करके बोई जाती है। ठीक, आ जाओ फिर से डेयरी कृषि। अब डेयरी कृषि पर आपसे बात करूंगा। डेयरी कृषि क्या होता है बाबू? तो अब देखिए, सॉरी, डेयरी कृषि पर बात करूंगा। डेयरी कृषि पर बात करूंगा, है ना। डेयरी कृषि जो होता है बच्चे, तो याद रखना इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। कुछ पॉइंट्स जैसे श्रम पूरे वर्ष चाहिए, पूरे वर्ष चलता है ना। पॉइंट नंबर 2, व्यय ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 3, नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थापित किया जाता है। स्थापित किया जाता है। बुझाइल? क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है सर? देखो मेरे प्यारे बच्चे, डेयरी उत्पादन वहां पर होगा जहां पर कि और मतलब कहने का कि वहां पर चिकित्सा हो या उसके लिए चारा पानी हो, जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो सब उसके फेवरेबल हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए जानवरों के। यहां पर मवेशी पालन होता है, खासकर जो दुधारू होते हैं उनका यहां पर पालन किया जाता है। और जो श्रम होता है ना, पूरे वर्ष चलता है, इसमें व्यय ज्यादा होगा। ये नगरों के आसपास इसलिए क्योंकि देखो गांव में तो हर आदमी अपने पास गाय भैंस रखता है, तो उसको दूध तो खरीदना नहीं है। दूध कौन खरीदेगा? जो कि शहर में रहता होगा, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रहते होंगे, तो दूध खरीदेंगे या दूध से बने उत्पाद खरीदेंगे। तो इस तरह के क्षेत्र, आपको इस तरह के क्षेत्रों के पास ही डेयरी को स्थापित किया जाता है। और इसका बेस्ट आपको उदाहरण देखना है तो आप कनाडा के पास चले जाइए या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी साइड पे देखिए, या इसके बाद यूरोप जाइए और यूरोप के उत्तर और पश्चिम में देखिए, उत्तर पश्चिम में, यूरोप के उत्तर पश्चिम में देखिए, या इसी चीज को आपको देखना है तो आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाइए। तो यहां पर दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। ठीक है जी, तो याद रखना। और यहां हर जगह पर आपको शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। अच्छे नस्ल के गाय और भैंस पालते हैं ताकि अच्छा उत्पादन हो सके। लेकिन याद रखिएगा ये कहां पर देखने को मिलेगा? नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास, ताकि शहर का आदमी भाई बड़ा आदमी है ना, पैसे वाला है, 5-10 हजार दे देगा ऐसे दूध के लिए। लेकिन गांव का आदमी कहेगा भैया जितना 10 हजार दूंगा ना, एक गाय खुद पाल लूंगा मैं, है ना, और गाय पाल के आराम से जो है दूध खाऊंगा। समझ गया? तो इसीलिए नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र में डेयरी का जो कृषि है वो किया जाता है। बुझाइल? चलो बहुत बढ़िया। तो ये डेयरी एग्रीकल्चर हो गया। इसके बाद क्या है? भूमध्य सागरीय कृषि। अब मेरे प्यारे बच्चे एक पॉइंट्स और देख लो। भूमध्य सागरीय एग्रीकल्चर, भूमध्य सागरीय
कृषि। देखो बाबू, भूमध्य सागर के आसपास कहां पर, अब सर भूमध्य सागर नहीं जानते हम, अच्छा चलो मैं जनाता हूं कहां पर है। आ जाओ मैपिंग करो, फिर मैपिंग तो करना पड़ेगा, अगर भूमध्य सागर जानना है तो मैपिंग तो करना पड़ेगा। ये मैंने मेडिटेरियन सी भर दिया भूमध्य सागर, और ये यहां से शुरू हो गया आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये लो ये भूमध्य सागर बन गया। ओके, अब जो ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है बाबू, यहां पर जलवायु पाई जाती है जिसको भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु। अब इस भूमध्य सागरीय जलवायु में मेरे प्यारे बच्चे, जो फसल होती है, जो फल उत्पादन होता है, वो होता है रसीले फल। याद रखना कैसे होता है, रसीले फलों का उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन। और ये रसीले फल जो होते हैं खासकर नींबू कुल के पाए जाते हैं। किस कुल के, नींबू कुल के पाए जाते हैं, समझे। यहां पर अंगूर का भी उत्पादन बहुतायत में होता है, जैसे नीदरलैंड का क्षेत्र है ना, अंगूर उत्पादन या नीदरलैंड का क्षेत्र देखिए, या कजाकिस्तान का एरिया भी देख सकते हैं, कजाकिस्तान का एरिया भी देख सकते हैं। ये सब क्या है, यहां पर अंगूर की खेती की जाती है, या सीधे तौर पे कहिए यहां पर रसीले फलों का उत्पादन किया जाता है भूमध्य सागरीय कृषि के अंदर। और यह जलवायु जहां पर भी पाई जाएगी वहां पर उसका उत्पादन किया जाएगा। जैसे अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि सर नासिक में भी किया जाता है और हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में किया जाता है, जी बिल्कुल किया जाता है बाबू, डेफिनेटली। मैं मना कब किया कि नहीं किया जाता, लेकिन वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जलवायु है, वो कैसी होगी, भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। बात क्लियर है। तो बाबू आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा और आपको बेहतर तरीके से आगे लेके चलूंगा। बाबू यहां तक क्लास अगर समझ में आई हो तो निश्चित रूप से आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि यह बिहार आर्ट्स विद्याकुल परिवार जो है वो हमारे लिए डेडिकेटेड है। और निश्चित रूप से मैंने पहले ही बताया कि विद्याकुल मतलब विश्वास, और आप लोग अपने विश्वास को बिल्कुल दृढ़ रखिए। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत करिए, नहीं छूट जाएंगे पीछे। समझ गए दोस्त, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में इससे और बेहतर चीजों को लेकर के। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से करते रहिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।